नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके संस्थान के यूट्यूब चैनल के अंदर। देखिए, जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा था, फिर अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई, अब शायद अनलॉक 2 भी आने वाला है। इस बीच में हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि हर बार क्या हुआ करता था, आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाया करते थे, जैसे जो बोर्ड क्लास की बात कर रहा हूँ स्पेशली, और आप अगली क्लास के लिए कुछ दिनों के बाद पढ़ने चले जाते थे। जैसे 9th का बच्चा, अप्रैल में उसका रिजल्ट आ गया, मई में उसकी क्लासें लगनी शुरू हो गई, तो मई में 15-17 दिन अध्ययन का कार्य हुआ करता था, पढ़ाई करवा दी जाती थी। बाकी के जून माह में आप उसको रिवाइज कर लेते थे, जुलाई तक आप वापस आते थे, तब आपको कुछ न कुछ तो तैयार होता था। समस्या इतनी खतरनाक आई, कोरोना नामक एक बड़ा विश्वव्यापी संकट आया। आप यकीन मानिए, आप एग्ज़ाम तक नहीं दे पाए। आपको लास्ट असेसमेंट के आधार पे आपको प्रमोट किया गया। जैसे जो 9th का बच्चा 10th में आया, जो 11th का बच्चा 12th में आया है, तो पहले ही वो अपनी वास्तविक स्थिति से बहुत दूर है। तो कोई इस प्रकार के भ्रम में ना रहे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो अपनी वास्तविक स्थिति से दूर है। आपको डबल मेहनत की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो हर बार आपके 10 या 12 चैप्टर की लीड हुआ करती थी, वो इस बार कम हो चुकी है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि नियमित क्लासें नहीं लग पाई जो आपकी ऑफलाइन लगा करती थी। तो इस परिस्थिति को देखते हुए अब इसका अच्छा सुधार कैसे कर सकें? देखिए, 2 विकल्प हुआ करते हैं हर चीज़ के। पहला विकल्प, मैं रिजिड बन के रह जाऊँ, नहीं ऑनलाइन तो माध्यम से मैं पढ़ ही नहीं सकता। दूसरा, मैं इसको एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे ले सकता हूँ। जब तक मेरी ऑफलाइन नियमित क्लासेस शुरू नहीं होगी, तब मेरे को ऑनलाइन में थोड़ा बहुत पढ़ के अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि साल तो क्या है, केवल मेरा है। स्कूल इसके बाद भी चलेगी, टीचर्स इसके बाद में भी आएंगे, लेकिन साल केवल किसका है? उस विद्यार्थी का है। वो 1 साल इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ें हुआ करती है। एक तो आपका जो आज तक चलता है वो ऑफलाइन बन गया, ऑफलाइन क्लास। दूसरी ही जो है ये ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन के अंदर बहुत अच्छी परंपरा है, और हमारे राजस्थान की मूल परंपरा है। गुरु शिष्य का सीधा संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है। तो उस परंपरा की कभी आप किसी और परंपरा से कंपेयर, तुलना कर ही नहीं सकते हैं। वो अद्भुत परंपरा है। उसके बारे में बोलना ऑफलाइन बहुत अच्छा है। हाँ, हमें पता है ऑफलाइन से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन आएगी, जब आपकी सेफ्टी होगी तब आपकी नियमित क्लासेस शुरू होए। क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत जटिल प्रक्रिया है। ऑनलाइन में पहले वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, उसमें डाटा जाता है संस्थान का, और बहुत जटिल प्रक्रिया। और एक खाली कैमरा को पढ़ाना या खाली टैबलेट से पढ़ाई करवाना बिना संवाद के, एक ये अध्यापक के लिए भी बहुत मुश्किल समय है। कि अध्यापक भी सोचता है कि नहीं तो इंटरेक्शन होता है, वो बातचीत कर पाता है तो अच्छे से पढ़ा पाता है। तो ये केवल आपके संस्थान द्वारा दी गई एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ताकि आप अच्छे से अभी अपने कुछ चैप्टर अच्छे से कर पाएँ। जब आपकी ऑफलाइन क्लासें लगेगी, सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी उसके आधार पे, तब आपकी बराबर से ऑफलाइन क्लासें लगेगी। तब तक एक ऑनलाइन को एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे लें, रिजिड ना बने। अब कुछ व्यक्तियों के ये भी होता है कि सर, इससे बच्चे डिप्रेशन में आने लग गए, बैठे बैठे मोटे होने लग गए। तो बच्चों का नेचर सभी जानते हैं। कि वो अगर मोटे होने लग गए हैं या एक ही जगह बैठे रहने लग गए हैं, तो बच्चे इतने सिंसियर नहीं हैं। सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तबके की बात कर रहा हूँ कि बच्चे इतने सिंसियर नहीं हैं कि वो 14-14 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल के सामने बैठ के। वो 6 घंटे व्हाट्सएप चला रहे होंगे, लेकिन वो 14 घंटे पढ़ नहीं रहे होंगे। तो व्हाट्सएप चलाने से, पबजी चलाने से भी ओबेसिटी, मोटापा, डिप्रेशन ये सब आता है। ये सब की मेन रीज़न होता है अकेलापन। व्यक्ति का अकेलापन, जब बैठा बैठा दिन भर मोबाइल चलाता है, घर के व्यक्तियों से संवाद नहीं करता है, दिन भर बैठ के पबजी खेलता है, दिन भर फैन के व्हाट्सएप चलाता है, चाइनीज़ ऐप का यूज़ करता है, दिन भर बैठ के उनसे अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में एक अदृश्य अकेलापन आता है।
जिसकी वजह से उसको अपनी दुनिया ही मोबाइल लगने लग जाती है। सुबह उठता है तो मोबाइल देखता है, रात को सोता है तो मोबाइल देख के सोता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसमें पढ़ाई की, सिर्फ अध्ययन की, तो उसमें मूल आधा या 1 घंटा भी बड़ी मुश्किल से निकलेगा कि बच्चा आधा या 1 घंटा भी पढ़ रहा है। नो डाउट कुछ बच्चे हैं जो आज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो रिजिड बन के नहीं रह सकते। वो तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हम तो मतलब जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं शुरू होगी तब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे लेना पड़ता है। आज उनको भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जहाँ बात नौकरी की जुड़ी हो तो ज़्यादा सिंसियरिटी की जरूरत है। जैसे नीट परीक्षाओं की तैयारी है, तो नीट का एग्ज़ाम तो डिसाइड हो चुका है कि इस तारीख को होगा। तो बच्चा ये बोल के थोड़ी बैठेगा कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरे तो ऑफलाइन क्लास नहीं है। तो उन्होंने उनका जो कोटा की जो इंस्टीट्यूट थे उन्होंने ऑनलाइन माध्यम प्रोवाइड करवाया। ऑनलाइन माध्यम से तो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़े। पढ़ने का मतलब है आप 1 घंटा या 1.5 घंटा उस फ़ोन को दीजिए, आपको पूरा दिन नहीं देना है। और आप ये यकीन मानिए कि विद्यार्थी जीवन में सिर्फ अध्ययन के लिए ही आप फ़ोन का उपयोग करें। किसी प्रकार का व्हाट्सएप, पबजी, अदर गेम्स या चाइनीज़ ऐप का उपयोग जितना कम हो सके उतना करें। यह आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होगा। अन्यथा आप बहुत विकट समस्या में फंस जाएंगे। आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका विद्यालय आपके लिए मेहनत करके एक वैकल्पिक माध्यम से शिक्षा लेके आया है। आप बताइए आपको कैसा लगता है इसके बारे में, और आप इसको एक सहर्ष स्वीकार कीजिए कि हाँ अभी कुछ दिनों के लिए हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है। उसके बाद वापस जब सरकार की गाइडलाइन आएगी, जहाँ स्कूल कोचिंग खोलने का निर्णय होगा, कॉलेज खोलने का निर्णय होगा, तब हम भी वापस स्कूल खोलेंगे और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आपका वापस स्कूलों में अध्ययन ऑफलाइन माध्यम से अध्ययन प्रारंभ होगा। तो उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए कि आज इस परिस्थिति में इससे बेहतर विकल्प कोई नज़र नहीं आता। जब तक आपको मेरी आवाज़ नहीं जाएगी ना, तब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप जो मेरे से रूबरू हो चुके, जैसे आपके हिंदी वाले सर से आप रूबरू हो चुके हैं इतने साल तक, तो आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी ना, तो आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे और आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगी। एक बायोलॉजिकल बात है। तो इसको इसी माध्यम से पढ़ते हैं विद कुछ समय के लिए, और फिर जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो ऑफलाइन क्लासों में बहुत अच्छे से संवाद के साथ और गुरु शिष्य परंपरा, जो हमारी अद्भुत परंपरा है राजस्थान की, वहाँ से अपन शुरू करेंगे। देखिए टॉपिक के ऊपर आते हैं फटाफट। बायोलॉजी के विद्यार्थियों को बता देता हूँ, जो भी बच्चे 11th से 12th में आए हैं, जो इस स्कूल से संबंधित है या जो बाहर से भी देख रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें। जहाँ तक अभी तक पता चला है, पिछले साल जो आपकी बुक चल रही थी 12th में, वही इस बार चलेगी, तो उस किसी प्रकार के भ्रम में मत रहें। लेकिन फिर भी मैंने जब तक ऑफिशियली हर चीज़ नहीं आ जाती, वैसे तो कई जगह कुछ PDF चल भी रहे हैं जहाँ ऑफिशियली बता भी रहे हैं, लेकिन जो 12वीं की जो पुरानी बुक है, जिसके अंदर अपना 2nd चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स, सेम टू सेम NCERT में भी वही है। तो कोशिश यही रहेगी कि NCERT की बुक और बोर्ड की बुक, अपनी जो RBSC की बुक है, उन दोनों को साथ में लेके चलना है, ताकि जो NCERT से रिलेटेड बच्चा जुड़ा हुआ है वो भी, उसका भी समय ख़राब ना हो इस YouTube चैनल के ऊपर, और जो RBSC से भी बच्चा जुड़ा हुआ है उसका भी अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट आए। तो शुरुआत करते हैं अपने अपन टॉपिक की, सभी बातों को छोड़ते हुए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातें समझ गए होंगे, क्योंकि ये आज के दौर में ऑनलाइन माध्यम एक सशक्त माध्यम हो गया है। अब इसको अब नकारें तो आपकी इच्छा है, बाकी एक सशक्त बड़ा माध्यम हो चुका है। देखिए चैप्टर चल रहा था अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बातें बताई थी पिछले वीडियो में, लेकिन एक बड़ा अंतराल हो गया है। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि आप वो शायद सब भूला गए होंगे। ठीक है, तो आज अपन वापस अपना टॉपिक विधिवत रूप से नए तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी से आग्रह है बहुत ध्यान से पढ़ें। वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना रखेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा मोबाइल के सामने ना बैठना पड़े और अपना समय मोबाइल के सामने ना ख़राब करना पड़ेंगे। रेगुलर क्लास का आयोजन करेंगे ताकि आपको रेगुलर सिर्फ आधा घंटा ही देना पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हर वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपके वर्ड्स अच्छे नहीं होंगे ना, तब तक आप अच्छा कुछ कर नहीं पाएंगे। पहला वर्ड ही अपने सामने आ गया, एंजियोस्पर्म। कौन सा है? एंजियो।
हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी ध्यान देवे और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी ध्यान दें, दोनों भाषाओं में लिख देंगे। एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंजियोस्पर्म मैंने लिखा, तो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? हिंदी मीडियम के विद्यार्थी बोलेंगे सर आवर्तबीजी। बिल्कुल सही है, आवर्तबीजी ये मतलब होता है। ये दोनों एंजियो और स्पर्म्स, ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के शब्द? ग्रीक भाषा। ये कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज है। एंजियो वर्ड ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है जिसका नाम है एंजियन। क्या नाम है? एंजियन। ठीक है। और स्पर्म्स शब्द भी एक शब्द से लिखा गया है जिसका नाम है स्पर्मा। क्या नाम है? स्पर्मा। अब देखिए, एंजिन का मतलब क्या होता है? केस। जैसे आपका एक मोबाइल का केस होता है ना, जिसके अंदर आप मोबाइल रखते हैं, फ्लिप कवर वाला केस, ठीक है। और स्पर्मा का मतलब क्या है? सीड। क्या है? सीड। एंजिन का मतलब हुआ केस, स्पर्मा का मतलब सीड। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों ने बोला आवर्त बीजी। बीज कोई ना कोई एक आवर्त में घिरा हुआ है, उसे क्या कहा गया? आवर्त बीजी कहा गया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ध्यान से सुने, एंजिन का मतलब हुआ केस, स्पर्मा का मतलब हुआ सीड। मतलब सीड किसी न किसी एक केस में है, किसी न किसी कवर में है, किसी न किसी एक आवर्त में है। मतलब बीज किस में? एक आवर्त में है, तो उसका नाम पड़ा आवर्त बीजी। क्या नाम पड़ा? आवर्त बीजी। क्या नाम है? आवर्त बीजी। तो हमने देखा कि एंजियो वर्ड एंजियन से लिया हुआ, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है केस या किसी चीज़ का एक कवर, मतलब एक आवर्त स्थित है। यहाँ अगर सीड है तो उसके चारों ओर क्या है? एक आवर्त स्थित है, कवर स्थित है। ठीक है। तो ये एंजियन वर्ड केस, ग्रीक वर्ड स्पर्मा से बना क्या? सीड। तो क्लियर बात समझ में आ गई कि बीज है, अपन को मोटा मोटी एक चीज़ समझ में आ गई कि आवर्त बीजी का मतलब होता है कि बीज किसी न किसी कवर में छुपा हुआ है, ठीक है, किसी आवर्त में छुपा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? आवर्त बीजी कहा जाता है। सेम टू सेम एक होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म, उसे कहा जाता है नग्न बीजी। क्या कहा जाता है? अनावर्त बीजी या नग्न बीजी। वो बीज किसी न किसी आवरण में नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? अनावर्त बीजी कहा जाता है। तो शब्द एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं और अपन को एंजियोस्पर्म्स के बारे में ही नहीं पता तो अच्छी बात नहीं है, और अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही नहीं पता तो भी अच्छी बात नहीं है। तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। एंजियोस्पर्म्स एक प्लांट का बहुत विशाल ग्रुप है जिसमें कहा जाता है कि दो चीज़ें बहुत आवश्यक है, या दो चीज़ें होती हैं। एक तो फ्लावर्स, दूसरा जो सीड का प्रोड्यूस करते हैं। एंजियोस्पर्म पादप जगत का एक बहुत बड़ा विशाल ग्रुप है जिसके अंदर दो चीज़ बहुत आवश्यक है, मतलब जो दो चीज़ें उसके अंदर होती ही होती है। पहली बात है वो क्या करते हैं, उनके अंदर फ्लावर्स होते हैं। दूसरी बात क्या है, वो सीड का प्रोड्यूस करते हैं। और सीड किससे ढका हुआ होता है? कार्पल से ढका हुआ होता है, कार्पल से कवर होता है। तो ये एंजियोस्पर्मी के बारे में आपको एक की पॉइंट पता चला कि जो फ्लावर्स वाले प्लांट है बेसिकली वो क्या है? एंजियोस्पर्म है। एक प्लांट का बहुत विशाल ग्रुप है जिसके अंदर दो चीज़ें होना बहुत आवश्यक है अगर कोई एंजियोस्पर्म है तो। एक तो वो फ्लावर वाला प्लांट हो, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो क्या सीड का प्रोड्यूस करे। क्या करे? सीड प्रोड्यूस करे। और सीड किस में कवर हुआ है? कार्पल में कवर हुआ है, किसी न किसी आवर्त में कवर हुआ है। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। देखिए अगली बात,
फैक्ट की बात ही चल रही है एंजियोस्पर्म के बारे में। तीन लाख स्पीसीज फ्लावरिंग प्लांट्स की एंजियोस्पर्म के अंदर अभी तक आइडेंटिफाई की जा चुकी है। ठीक है, 3 लाख स्पीसीज। 3 लाख स्पीसीज, 3 लाख स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादप। तीन लाख स्पीसीज आती है फ्लावरिंग प्लांट की इसके अंदर, और ये पादप जगत का, प्लांटी जगत का सबसे बड़ा और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। क्या बात बोली? लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, सबसे बड़ा और विविधता। प्लांटी जगत का, क्लियरली बोल रहा हूँ, प्लांटी जगत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डाइवर्स, विविधता वाला ग्रुप है। क्लियरली बात समझ में आ गई? सबसे बड़ा है प्लांटी जगत का और सबसे ज़्यादा विविधता, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में एक और बात बताता हूँ। 80% जो ग्रीन प्लांट है, जो भी जीवित है, जो भी जगत में है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंजियोस्पर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 80% ग्रीन प्लांट्स है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी जो नाउ लिविंग है, मतलब अभी जीवन में है, ठीक है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंजियोस्पर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 80% जो ग्रीन प्लांट है जो आप देख रहे हो, वो क्या है? एंजियोस्पर्म्स है। आप जो अपने सराउंडिंग में देखते हो, आप जो इधर उधर देखते हो, आप कहीं घूमने जाते हो तो देख रहे हो, तो उसमें जो 80% है वो क्या है? एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म है। और आगे बात करते हैं। एंजियोस्पर्म 80% है, तो अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा है प्लांट? एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म जगत है। ये सबसे ज़्यादा क्या है? डाइवर्स हो गया, सबसे बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा हो गया तो ये अर्थ के ऊपर, मतलब जो पृथ्वी के ऊपर होगा, सबसे प्रभावशाली होगा, सबसे डोमिनेंट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? डोमिनेंट ग्रुप है। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, ये इतना बड़ा ग्रुप है कि आज भी टैक्सोनॉमी, मतलब पादप वर्गीकी में ये कंप्लीटली, इसको ये नहीं कह सकते हो कि मैं इसके बारे में, इसकी सारी स्पीसीज़ के बारे में पता लगा चुका हूँ। अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले डीएनए सीक्वेंस के आधार पे टैक्सोनॉमी का में एंजियोस्पर्म का नया क्लासिफिकेशन आया है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज, जिसे कहा जाता है APJ4, APJ एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप 4। किसके ऊपर बेसिस था ये वर्गीकरण? ये जो एंजियोस्पर्मी का वर्गीकरण था वो किसके ऊपर बेसिस था? डीएनए सीक्वेंस के ऊपर बेसिस था। और टैक्सोनॉमी के अंदर वर्गीकरण, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का वर्गीकरण कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकी। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म इज स्टिल इनकम्प्लीटली नोन, मतलब एक शब्द बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीटली नोन। आज भी एंजियोस्पर्म की पूरी वर्ग की किसी को जानकारी नहीं है। द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम incorporates a large body of comparative DNA data sequence. This is known as APJ4, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप 4। क्लियर है बात है? इसको वापस हिंदी में बता देता हूँ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, कि आज भी पादप वर्ग के में एंजियोस्पर्म की जो स्टडी है वो पूरी नहीं हुई है पादप वर्ग के अंदर। जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो किससे डील करता है? डीएनए सीक्वेंस के आधार पर डील करता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है APJ4, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक 4। क्लियर है यहाँ तक अपन को बात?
तो अपन को ये पता चल गया कि आज जो अपन देख रहे हैं 80% प्लांट वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। और जो लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन आया है वो क्या है, APJ4। इसे क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म फेलोजेनी ग्रुप 4। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अभी तक अपन ने बात की इसकी कुछ खासियत के बारे में, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो एंजियोस्पर्म में जो वैरायटी अपन को मिलती है स्पीसीज के बीच में या अलग अलग एंजियोस्पर्म के बीच में, वो बहुत वाइड है। ठीक है, अगर आप एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं तो अपन एंजियोस्पर्म में साइज की बात करते हैं, उसमें भी आपको बहुत क्या मिलेगी, बहुत वैरायटी मिलेगी कि एक प्लांट ग्रुप की आपको एंजियोस्पर्म में हाइट सबसे छोटी मिलेगी और एक प्लांट ग्रुप की हाइट सबसे बड़ी मिलेगी। एग्जांपल के जैसे समझाता हूँ मैं आपको, देखिए स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा इंडिविजुअल फ्लावरिंग प्लांट, सबसे छोटा पुष्पीय पादप, ताकि बच्चा ये ना बोले कि सर आपने इंग्लिश में बता दिया, आपने हिंदी में बता दिया, दोनों भाषा में बता देता हूँ। तो सबसे छोटे अगर पुष्पीय पादप की बात करूँ, मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँ, तो कौन सा है, वाटर मिली। कौन सा है, वाटर मिली। कौन सा है, वाटर मिली। ठीक है, सबसे छोटे पुष्पीय पादप के बारे में बोला, वो कौन सा है, वाटर मिल है। ठीक है, नाम उसका बॉटनिकल लैंग्वेज में वुल्फिया। वुल्फिया। कोई आपसे फैमिली पूछ ले तो आपको बतानी है फैमिली एरेकेसी। कौन सी है, एरेकेसी। ठीक है, इसकी साइज बहुत छोटी है, कितनी है, लेस देन 2 मिलीमीटर्स। कितनी है, लेस देन 2 मिलीमीटर। और आपको इंचेस में बताऊं इसकी साइज, तो इसकी साइज है 0.08 इंच। कितनी है, 0.08 इंच। क्लियर है यहाँ तक बात, डाउट नहीं। अब ये तो मैंने बात कर दी सबसे छोटे की। बड़ा इसी पे लिखूँ या आगे वाले पे लिखूँ, मेरे को लगता है आगे वाले पे अच्छा रहेगा ताकि साफ दिखेगा। सबसे बड़ा टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। मतलब सबसे लंबा, आवर्तबीजी। ठीक है, सबसे लंबा आवर्तबीजी है ऑस्ट्रेलिया का माउंट एश ट्री। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का माउंट एश ट्री। ऑस्ट्रेलिया माउंट एश ट्री। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर आप एंजियोस्पर्म इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो, 12th में तो एंजियोस्पर्म है ही नहीं। देखिए, अपना नॉलेज केवल 11वीं 12वीं तक नहीं है, अपना उद्देश्य केवल 12वीं पास करना नहीं है। 12वीं के बाद क्या, कभी ये भी तो सोचें, आज 11वीं से कनेक्ट करते हुए मैं 12वीं पढ़ाऊँगा, एंजियोस्पर्म पढ़ाते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ाऊँगा, तो आपको एंजियोस्पर्म के बारे में एक चीज़ क्लियर होगी। अगले साल जाके आपको नीट का एग्ज़ाम देना है या आपको ग्रेजुएशन करनी है या आपको कुछ और भी करना है, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एल्गी, फंगई, ब्रायोफाइटा, ये कोई आपसे पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये आपके जीवन पर्यंत, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो साथ में चलेंगे, अगर आपने बीएससी की है तो भी आपको सामने मिलेंगे, करेंगे तो भी आपको सामने मिलेंगे, एमएससी में भी आपको यही पढ़ना है। और नीट की तैयारी करोगे तो बेसिकली आपको इसको इतना डिटेल में पढ़ना है। तो नीट के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारा टारगेट ये रह रहा है कि हम कम फीस में आपको अच्छे से अच्छा गुणवत्ता वाला स्टडी मटेरियल देवें या पढ़ने के लिए अच्छी सामग्री देवें, ताकि आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सपना देखते हैं तो आप भी उसे पूरा करने की दौड़ में सबसे आगे खड़े रहें। इस वजह से ये सब फैक्ट बताए जाते हैं। बाकी अपन भी शुरू कर सकते हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर बता सकते हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर को आगे
मूव कर सकते हैं। तो एक ही दिन में मैं उस चैप्टर के 25% के ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर उसमें वो आनंद नहीं है जो एक एक शब्द क्लियर होने में आनंद है। ताकि आपको पता चला ना, आज आप ये सोच भी नहीं पाते थे कि हमारे आसपास जो प्लांट है उसमें से 80% एंजियोस्पर्म है। सबसे स्मॉल, अगर आपको पूछेंगे फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है, वाटर मिल है, जिसका नाम क्या है, वुल्फिया है, ठीक है ना। और वो कौन सी फैमिली का है, एरिकेसी फैमिली का है। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो भी आपको एकदम अच्छे से पता चला जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, कि ऑस्ट्रेलिया का माउंट एश ट्री है, जो क्यों, इसका नाम क्या है, यूकेलिप्टस। क्लियर है, माउंट एश ट्री, और बॉटनिकल लैंग्वेज में उसे क्या कहेंगे, यूकेलिप्टस। क्या कहेंगे, यूकेलिप्टस, ठीक है। इसकी 100 मीटर, मतलब ये इतना बड़ा है, और फीट के अंदर बताऊं तो 330 फीट, इतना 330 फीट। क्लियर है यहाँ तक बात, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, चलें आगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं। सबसे बड़ा पता चल गया, मतलब आप उनको साइज मैंने सिर्फ इसलिए बताई, ये बताने के लिए कितना डाइवर्स है इसमें, कितनी ज़्यादा वैरायटी है, कि सबसे छोटा प्लांट भी इसका है और सबसे बड़ा प्लांट भी इसका है। क्लियर है, आगे चलते हैं। कुछ और फैक्ट के बारे में बात करेंगे एंजियोस्पर्म के, और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट, मतलब एंजियोस्पर्म का उद्भव मेसोजोइक एरा में हुआ। भी ये एरा के बारे में मैं आपको PDF नोट्स दूंगा, तब बता दूंगा कि एरा क्या होता है, इयॉन क्या होता है, मेसोजोइक क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका उद्भव कहाँ हुआ, मेसोजोइक एरा में हुआ। और इसका विश्वव्यापी वितरण, ये मतलब डोमिनेंट कौन से एरा में हुआ, तो सीनोजोइक एरा में ये डोमिनेंट हुआ। कौन से एरा में, सीनोजोइक एरा। तो अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि ओरिजिन कब है, तो आपको बता देना है मेसोजोइक एरा में। और मतलब इसका सबसे अच्छा टाइम कौन सा था, सीनोजोइक एरा। तो इसको कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म। ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का क्या था, गोल्डन पीरियड था, ठीक है। कौन सा, सीनोजोइक एरा। क्लियर है यहाँ तक बात। एरा के बाद में मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एरा के बाद में पेलियोजोइक क्या होता है, मेसोजोइक क्या होता है, सीनोजोइक क्या होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है और इतना डिटेल में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं पूछा जाने वाला है, इसलिए नहीं बताऊँगा। लेकिन 66 मिलियन अगो से पहले, मतलब 66 साल पहले, 66 मिलियन वर्षों से पहले से लगाकर जो अभी तक चल रहा है, उसे कहा जाता है सीनोजोइक एरा, ठीक है। मेसोजोइक का मतलब आप समझिए 251.5, मतलब लगभग 252 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका, मेसोजोइक एरा। क्लियर है यहाँ तक बात, किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे चलता हूँ। तो इसका मतलब ओरिजिन कब हुआ, मेसोजोइक एरा में हुआ, और ये डोमिनेंट कब को हुआ, सीनोजोइक एरा में हुआ। तो ये डोमिनेंट जब हुआ, उसी पीरियड को इसका क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। आगे और बात करते हैं। एक व्यक्ति है C.W. वुल्फ, कहीं आपको मिलेगा C.F. वुल्फ। अगर C.W. वुल्फ और C.F. वुल्फ मिले तो आपको कौन सा राइट करना है, आपको ये वाला राइट करना है, C.F. वुल्फ, क्योंकि ये वाला है, इसको ऑफिशियल मान्यता अभी तक नहीं मिली है। ये नाम गलत बताया गया है, कुछ पुरानी किताबों में ये नाम आता है, लेकिन ये गलत है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था कि आपको ये क्लियर है कि जब भी आपके सामने C.W. वुल्फ आवे तो आपको उसको क्या करना है, गलत बताना है। असली नाम क्या है, C.F. वुल्फ। इसको कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अब अपन हिंदुस्तान में रहते हैं, तो अपन फादर ऑफ
इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इनका नाम है प्रोफेसर पी माहेश्वरी। प्रोफेसर पी माहेश्वरी। नाम है प्रोफेसर पी माहेश्वरी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। लिख देता हूँ यहाँ नाम। टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। और भी बहुत से फैक्ट होते हैं, जैसे एक फैक्ट है कि फर्स्ट एन ग्रियो एक व्यक्ति था, उन्होंने ये रियलाइज किया था कि स्टेमन्स आर द मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्सुअलिटी रिपोर्ट की थी जैकब ने, उसने यही बताया था एंथर क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ओवेरी एंड स्टाइल स्टिग्मा क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है कि इंटरेक्शन किसमें होते हैं, बहुत सेक्स में होता है, तब किसका, सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब इसके बारे में बाद में आगे की बात करते हैं। एंजियोस्पर्मी के बारे में अपन इतनी बातें बताई, और एक और बात लास्ट में भूल गया। बेसिक एंजियोस्पर्म का शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। बेसिक एंजियोस्पर्म का बॉडी 3 भागों में विभक्त होता है, रूट, स्टेम और सी कौन सा होता है बताओ, आप भी रिपीट करो, लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स। स्टेम और लीव मिलकर बनाते हैं शूट पार्ट। कौन सा पार्ट बनाते हैं, शूट पार्ट। जड़, तना और पत्ती। जड़, तना, पत्ती। जड़, तना, पत्ती। क्लियर है यहाँ तक आपको? ये एंजियोस्पर्म के कुछ बेसिक फीचर थे जो अपन को याद होने चाहिए थे, क्योंकि अपन एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन को ये तो पता होना चाहिए ना एंजियोस्पर्म होता क्या है। अब अपन एक वर्ड और अच्छे से पढ़ेंगे, जो इसमें अपन रिप्रोडक्शन किसका पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म का पढ़ रहे हैं। कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन है आवर्त बीजियों में। तो सबसे पहले मतलब अपन रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, री और प्रोड्यूस। री और प्रोड्यूस। री का मतलब क्या होता है, तो इस चीज़ को रिपीट कर, तो इसको चीज़ों को वापस कर। समझ में आई आपको? आपको कोई बोला जाता है ना इस चीज़ को रिपीट कर, इसको वापस कर। री का मतलब होता है अगेन। क्या होता है, अगेन। प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस, मतलब कोई एक पेरेंट है, उससे जो संतति होगी, मतलब पेरेंट से वापस एक संतति का डेवलपमेंट होता है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, वापस एक बार प्रोड्यूस हो रही है कोई चीज़, उसे क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में इसके शब्द हैं। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है, मेक अ कॉपी। मेक अ कॉपी। कॉपी का मतलब फोटोकॉपी, आप समझ लीजिए। ऐसी कैसी आपको एक कॉपी बनानी है, तो कहा जाता है ना कि आपकी शक्ल आपके मम्मी पापा से मिलती है, क्योंकि आप क्या है, उनके कॉपी हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, मेक अ कॉपी। आपकी एक कॉपी बन रही है। हाँ, वो एकदम सिमिलर नहीं हो सकती रंग रूप में, लक्षणों में, लेकिन आप क्या है, उनकी एक संतति है। ठीक है, एक और जो और अच्छा शब्द है जो अपने बायो की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है? मतलब
ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है। ऑफ स्प्रिंग मतलब जो संततियाँ उत्पन्न होती है उसे ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। तो संततियाँ जो उत्पन्न हो रही है उसे क्या कहा गया? रिप्रोडक्शन। री का मतलब अगेन, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, उत्पादन करना, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब अपन को रिप्रोडक्शन का मतलब हमेशा के लिए याद रहेगा। अपने कोर्स में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या बनेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ की पॉइंट्स में, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। किसका? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। किससे होगा? बाय कंबाइन दो चीज़ें कंबाइन होगी। क्या क्या कंबाइन होगी? दो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंबाइन होगी। क्या क्या कंबाइन होगी? दो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मिशन फॉर्म टू इंडिविजुअल। ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सेस, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति थे, उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब कंबाइन हुई तब कुछ एक नया प्रोडक्शन हुआ। उसे क्या कहा गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? कि यहाँ दो व्यक्ति हैं, दो अलग अलग सेक्सेस हैं। एक सेक्स अलग है, दूसरा सेक्स अलग है। एक मेल हुआ तो दूसरा फीमेल हुआ, ठीक है। इनके अंदर क्या हुआ? कंबाइन हुआ। क्या कंबाइन हुआ? इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंबाइंड हुआ। उससे क्या हुआ? एक नया प्रोडक्शन हुआ। तो उसे क्या कहा गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया। ठीक, क्लियर बात है। स्पेसिफिक अगर अपन एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, चैप्टर को लास्ट तक ले जाने से पहले लास्ट का ओवरव्यू शुरुआत में ही दे देता हूँ, तो अपन को पता चलेगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। किसके मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म हुए? किससे हुए? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से हुए, ठीक है। कौन सा प्रोसेस चला? मियोसिस चला। कौन सा चला? मियोसिस। आपके लिए होमवर्क है अब यहाँ कि आप मुझे बताएंगे मियोसिस का मतलब क्या होता है। क्या है मियोसिस का मतलब? क्या है आपको ये बताना है मुझे कि मियोसिस का मतलब क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ये आपके लिए आज का होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि मियोसिस का मतलब क्या होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट निकले, ये मेल गैमेट था प्लस फीमेल गैमेट था, दोनों के क्या थे? गैमेट्स। हिंदी में कहा जाता है युग्मक। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, जब दोनों के गैमेट्स आपस में जुड़े तब क्या बना? फ्यूज़ हुए तब क्या बनता है? याद कीजिए, मैंने 11th में सबको बता रखा है, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज। क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट, जो किसको राइज करेगा? एम्ब्रियो को। जिससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ठीक है। जिससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो एंजियोस्पर्म में क्या हुआ? मेल और फीमेल गैमेट्स बने। कहाँ से बने? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से बने। कौन से प्रोसेस से बने? मियोसिस से बने। कौन से प्रोसेस से बने? मियोसिस से। 11th क्लास के बच्चों को जरूर याद होगा, मैंने मियोसिस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रखी है, तो उनको मेरे को बताना है मियोसिस का मतलब क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, या जो कुछ दिनों में आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी तैयार किया जाएगा जिसमें आपको विधिवत नोट्स भेजे जाएंगे, उसमें भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अपन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म को कंबाइन करके पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको अपन कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक जानकारी भी दे देता हूँ कि अब से लगातार क्रम में आपकी बायोलॉजी की क्लास सुबह 10 बजे ऑनलाइन माध्यम पे आधे घंटे की रोज़ होगी। ज़्यादा समय इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको मोबाइल से परेशानी होगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं खुद भी नहीं चाहता कि आप एंड्रॉयड फ़ोन के सामने अपना टाइम इतना ख़राब करें। दूसरी बात,
ये जो एक तथ्य दिया जाता है कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है, नो डाउट मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत मोटापा बढ़ता है, क्योंकि आप दिन भर फ़ोन के सामने बैठे रहते हैं, खाते हैं फ़ोन के सामने बैठे रहते हैं। मोबाइल फ़ोन इसमें एक रीज़न है, पर उसका एक और रीज़न है। आजकल शारीरिक क्रियाएं बिल्कुल बंद हो गई है, बच्चों का बाहर खेलना बंद हो गया है, क्योंकि मोबाइल पूरी की पूरी तरह से पबजी ने अपने कवर में कर लिया गया है। गेम इतने ज़्यादा आ गए हैं कि बच्चे गली के अंदर खेलना भी भूल गए हैं। और वैसे आज के समय में तो आपको ये एडवाइस भी नहीं करूँगा कि आप बाहर जाके खेलें, बट एक्चुअली वॉक जरूर करें, अपने घर वालों से बात करें, सबसे आपस में सहयोग की भावना रखें, सबको सराहें, तो आपको अपने अंदर से एक खुशी और एक ऊर्जा महसूस होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें नहीं होती है तब अपन को लगता है कि अपन अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, या मोबाइल का बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गलत यूज़ करते हैं। जैसे जब व्हाट्सएप चलाने में, टिकटॉक चलाने में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब ने एक बहुत बड़ी जगह ले ली है, और इसके पीछे जो एजुकेशन देना चाहते हैं वो प्रभावित हो रही है। देखिए, आज की समय की स्थिति ऐसी थी, बाकी किसी को ये नहीं था कि भाई हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई, क्योंकि इसमें हमको परेशानी उल्टी ज़्यादा होती है, आसानी नहीं होती है। ये लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन एक वीडियो अपलोड होने में भी बहुत लंबा समय लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो अपलोड होने में। नहीं तो हमको क्या हुआ करता था, आधा घंटा क्लास में आपको समझाया, निकल गए, लेकिन अब वीडियो अपलोड होने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। तो आप इसको देखें, जब तक सरकार की गाइडलाइन नहीं आती तब तक विधिवत स्कूल शुरू नहीं होती है, तब तक इसको देखें और इससे अपना अध्ययन जारी रखें। किसी भी प्रकार का किसी भी समय कोई डाउट हो तो आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप जो आपकी क्लास वाइज बना रखा है हमने, आप उसमें अपना क्वेरी डाल दें, उसकी क्वेरी को आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।